हेलो ऑल ऑफ यू। पहले क्लियर कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है या नहीं, स्क्रीन आपको विजुअल हो रही है या नहीं। वेलकम इन रिपीटेड क्लास ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट में कंटिन्यू जो हुई थी क्लास, वो पे वॉइस क्लियर नहीं थी, तो इसकी वजह से आज क्लास रिपीट हो रही है। वॉइस क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने कंटिन्यू किया था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं थी। और वॉइस इज क्लियर? क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है? ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास।
टॉपिक है आपका रिपीटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए, a system of bookkeeping in which as a rule only record of cash and of personal account are maintained। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऐसा रूल होता है कि उसमें जो रिकॉर्डिंग करनी है वो सिर्फ कैश की या पर्सनल अकाउंट की करनी है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पर्सनल अकाउंट, राइट। पहले हम अकाउंट्स को समझ लेते हैं कि अकाउंट्स के टाइप कितने होते हैं, तभी आपको पर्सनल अकाउंट समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट के अगर हम बात करें तो दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। हिंदी में से कहते हैं व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते, अकाउंट यानी कि खाते। क्लियर? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। इंडिविजुअल से रिलेटेड मतलब कोई भी एक सिंगल व्यक्ति से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट है तो उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे कि सुमन जी, आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट, कोई राम व्यक्ति है उसका अकाउंट, राहुल है उसका अकाउंट, रिलायंस कंपनी है उसका अकाउंट, है ना। इस तरह कोई भी इंडिविजुअल का जो अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल का अकाउंट क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इम्पर्सनल अकाउंट जो इंडिविजुअल का नहीं होता है वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक। अब पर्सनल अकाउंट भी तीन टाइप के होते हैं, मतलब आगे पर्सनल अकाउंट का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो तीन टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे कि कोई व्यक्ति, सुमन, प्रज्ञा, रवि, राहुल, ठीक, ये किस में आएंगे? नेचुरल पर्सन में आएंगे। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में किसी भी फर्म का, बिजनेस का, कंसर्न का, एंटिटी का या इंटरप्राइज का नाम आता है, मतलब किसी भी बिजनेस से रिलेटेड नेम जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। जैसे कि रिलायंस कंपनी, इसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जो किसी और अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लेते हैं हमने रेंट पेड किया, रेंट पेड, तो उसमें कौन सा अकाउंट है? रेंट अकाउंट। ठीक, ये नॉमिनल अकाउंट है। अब इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाते हैं। हमें रेंट पेड करना था 500 रुपीज,
लेकिन हमने इसे पेड नहीं किया, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी जनरेट हो गई, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी जनरेट हो गई, इसे हम फ्यूचर में पेड करेंगे। तो इसको हमने अभी पेड नहीं किया, यानी ये हमारे लिए पेंडिंग है। और इस पेंडिंग वर्क को अकाउंट्स में टेक्निकल फॉर्म में बहुत अच्छे वर्ड से नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग, हिंदी में कहते हैं अदत्त, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा ये। तो कौन सा एक्सपेंस है ये, रेंट है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से हम इसे जानेंगे, ठीक। यानी ऐसा व्यय जो हमने अभी पे नहीं किया है, मतलब हमने उसकी सर्विस ले ली है लेकिन पेमेंट नहीं की, तो उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेंट को, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। या फिर दूसरा एग्जांपल, कोई इनकम है ना, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम को भी हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट समझ रहे हैं, नेचुरल पर्सन जो किसी भी इंडिविजुअल से, सॉरी, पर्सनल अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, उस पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन यानी कि जैसे कि सुमन, प्रज्ञा, रवि, राहुल, अमित, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति का नाम, वो क्या आएगा, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें बिजनेस के नाम इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब है दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में। अब व्यक्तिगत खाते को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रियल अकाउंट, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाते, और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते। रियल अकाउंट बिजनेस में एसेट से रिलेटेड होता है, जितने भी एसेट्स लायबिलिटी होते हैं वो रियल अकाउंट में जाते हैं, उन्हें रियल अकाउंट कहते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट है वो आपका इनकम, एक्सपेंस या प्रॉफिट लॉस से संबंधित होता है, ठीक। किसी भी तरह की इनकम है, एक्सपेंस है, तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे, या प्रॉफिट है, लॉस है, तो हम उसे नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। इनकम जैसे कि हमने कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन रिसीव क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट। रेंट पेड किया तो रेंट क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, रेंट एक्सपेंस है और इनकम कमीशन है। इसी तरह कोई भी इनकम या एक्सपेंस है बिजनेस में, या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। रियल अकाउंट में हम एसेट्स को कंसीडर करते हैं। एसेट्स मतलब कि वह चीज जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, वह चीज जिसपे बिजनेस का राइट्स है, अधिकार है, उसे कहते हैं बिजनेस में एसेट्स, ठीक। जैसे फर्नीचर, फॉर एग्जांपल, जैसे फर्नीचर है, बिजनेस फर्नीचर है, तो ऑब्वियसली है कि अगर बिजनेस का फर्नीचर है तो फर्नीचर पे बिजनेस का राइट्स है, और फर्नीचर बिजनेस में फ्यूचर तक बेनिफिट देगा, मतलब इसे बिजनेस में यूज किया जाएगा, और वो जैसे आज खरीद लिया तो इसे कई सालों तक यूज किया जाएगा, है ना। तो ये फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है जब से खरीदा तब से। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एसेट्स हो गए। जैसे कैश है बिजनेस में, है ना, बिजनेस का जो कैश है, कैश पे बिजनेस का राइट्स होता है, तो कैश क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो कोई भी ऐसा टर्म जिस पे बिजनेस का राइट्स होता है उसे कहते हैं एसेट्स, है ना। एसेट्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं वो किस में आते हैं, रियल अकाउंट में, यानी कि वास्तविक खाते में। क्लियर है। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट जो आपको बताए, उसी की बात यहाँ हो रही है। अ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व था, रिकॉल कराइएगा जरा। रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग में हम क्या करते थे, जर्नल बनाते थे। जर्नल के बाद लेजर क्रिएट होता था, जो कि किसका पार्ट है, क्लासिफिकेशन का। और लेजर के बाद
ट्रायल बैलेंस बनाया जाता था, जो कि किसका पार्ट है, समराइजिंग, राइट। तो ये काम ट्रायल बैलेंस का काम कहाँ होता था, बुक कीपिंग। अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल के अकॉर्डिंग ओनली रिकॉर्ड, केवल रिकॉर्ड किया जाता है, क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ऑफ कैश, कैश को, एंड ऑफ पर्सनल अकाउंट, और सारे पर्सनल अकाउंट को। यानी कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ गया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो इन तीनों अकाउंट्स को, और रियल अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ कौन सा एसेट्स, कैश का एसेट। यानी कि नॉमिनल अकाउंट की इनकम, एक्सपेंस या प्रॉफिट लॉस, इसको हम सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक। तो इसमें सिर्फ दो तरह के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री वेरिंग विद द सर्कमस्टेंसेस। ये हमेशा इनकम्प्लीट होता है, यानी कि पूरा नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम में हम किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, या तो दोनों या तो एक हो। दोनों का मतलब कि मान लीजिए कोई एंट्री है, उसमें दोनों एसेट्स हैं, है ना, तो हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। या हम मान लेते हैं एसेट्स में हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, कि दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ए इज डेबिट टू बी, है ना। तो ए भी पर्सनल है, बी भी पर्सनल है, तो दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एक या दो, दोनों भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि पर्सनल अकाउंट या फिर कैश होना चाहिए, ठीक। तो इनकम्प्लीट है एक तरह से, और तरह तरह की परिस्थितियों में वेरी करता है। It is system in which rules of double entry system are not followed completely. ऐसा सिस्टम जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, उसको कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। So it is called incomplete and unsystematic. इसलिए इसे हम अपूर्ण सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, अपूर्ण पद्धति भी कहते हैं। इनकम्प्लीट और अनसिस्टमैटिक है, कोई सिस्टम नहीं होता है इसमें, और ये इनकम्प्लीट होता है। Thereof it is also known as the account from incomplete record. इसलिए इस सिस्टम के अंदर जिस तरह की एंट्रियां की जाती हैं, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यानी कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरे बिजनेस में अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि वो कौन सा सिस्टम फॉलो करता होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता होगा। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम का अनदर नेम क्या है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब इन सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का डिटर्मिनेशन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, है ना, टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस से कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट या लॉस का जो डिटर्मिनेशन होता है, वो दो मेथड के अकॉर्डिंग होता है। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट और लॉस कैन बी असर्टेन बाय द फॉलोइंग टू मेथड, दो मेथड से होता है। पहला, सिस्टम ऑफ अफेयर मेथड, सिस्टम ऑफ अफेयर मेथड पहले मेथड का नाम है, दूसरा कन्वर्जन मेथड। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दूंगी कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते भी हैं। फॉर्मेटिंग देखनी है, उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी तो एमसीक्यू आने हैं, तो एमसीक्यू में आप कोई फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अफेयर्स मेथड, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, लेखांकन की प्रणाली। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इसका दो और नाम है, नेट वर्थ मेथड और कैपिटल कंपैरिजन मेथड। नेट वर्थ मेथड या कैपिटल कंपैरिजन मेथड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम एक्चुअल में प्रॉफिट या नेट वर्थ से करते हैं, या कैपिटल का डिटर्मिनेशन करके करते हैं। कैपिटल का डिटर्मिनेशन मतलब सीधे से ये समझिए कि इस मेथड में किया जाता है, बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया गया है स्टार्टिंग में, यानी एट द बिगनिंग में बिजनेस में जो भी पैसा लगाया गया है, वहां से बिजनेस के लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर जो जितना पैसा बिजनेस में है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उसे हम यहाँ पे प्रॉफिट रेट करते हैं।
या लॉस ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा? मान लीजिए हमने बिजनेस को 1 लाख रुपए से शुरू किया, एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में 2,50,000 रुपए, ठीक। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी बिगनिंग कैपिटल कितनी, 1 लाख, और एट द एंड ईयर आपकी कैपिटल कितनी है, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों प्रॉफिट कहलाएगा? क्योंकि 1 लाख से शुरुआत की गई थी, कम पैसे से शुरुआत की गई थी, और लास्ट तक हमें पैसा ज्यादा दिख रहा है। ऐसे समझिए आप, यहाँ सिंपल शब्दों में, है ना। तो जब गेन आपको दिख रहा है तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। इसके अगेंस्ट अगर दूसरा एग्जांपल है, इसी फिगर को अपोजिट कर देते हैं कि 2,50,000 से शुरुआत की और लास्ट में 1 लाख हो गया, तो शुरुआत ज्यादा से की, अंत में पैसा कम दिख रहा है, तो क्या कंसीडर किया जाएगा, लॉस। यानी प्रॉफिट या लॉस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, कैपिटल कंपेरिजन करके, बिजनेस की जो भी कैपिटल है उसे कंपेरिजन करके। अब ये कैपिटल कैपिटल क्या होती है, इसको समझते हैं कि कैपिटल क्या होती है। बिजनेस में जो भी हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी हम बिजनेस में लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। जैसे कि कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कहलाएगा। जैसे कि एसेट्स, किसी भी एसेट से बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे फर्नीचर हो गया आपका, मशीनरीज हो गई, है ना, वो हमारा एसेट्स कहलाएगा। तो कोई भी कैश या एसेट्स या कोई गुड्स, गुड्स जैसे कि रॉ मटेरियल, है ना, अगर उसका बिजनेस स्टार्ट, उसको लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे किस में आएगा, एसेट्स में आएगा। यानी जिन भी चीजों से इनिशियल स्टेट पे जब हम बिजनेस में कैश, एसेट्स या गुड्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ये सारे पार्ट को हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, कैपिटल। और कैपिटल को हिंदी में कहा जाता है पूंजी, ठीक। So, profit for the year is ascertained by the comparing the capital at the end and capital in the beginning of an accounting period. किसी accounting period में beginning में और एंड में जो कैपिटल होती है उसको कंपेयर करके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अगर हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो देखिए अकाउंटिंग पीरियड को समझते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, लेखांकन वर्ष हिंदी में कहा जाता है। अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि वो पीरियड जितने समय के लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमको पता है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, मतलब हम ये एग्जाम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस रनिंग स्टेटस में रहेगा। अब ये सोच के तो नहीं चलेंगे ना कि 1 साल बाद 2 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगा, रनिंग स्टेटस में रहेगा। तो एक टाइम पीरियड के लिए हम अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन करेंगे और उससे एक रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड के लिए क्या मेंटेन की जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसी टाइम पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है। ये जो टाइम पीरियड होता है ये जनरली कितने समय का होता है, 1 ईयर के लिए, ठीक। अब इस 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है, यानी कि इसी 1 ईयर के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होता है, 1 ईयर। अब इस 1 ईयर के पीरियड को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन दो क्या है। एक को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर और दूसरे को कहते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक। कैलेंडर ईयर समझिए, कैलेंडर आपने देखा है ऑब्वियसली, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी। तो हर साल के 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का कैलेंडर ईयर होता है, और इसी को अकाउंटिंग ईयर भी कंसीडर किया जाता है जब कैलेंडर ईयर के बेस पे अकाउंटिंग पीरियड बनाए जाते हैं, ठीक। तो यानी हर साल के, जैसे कौन सा साल चल रहा है, 2022, तो 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक क्या कहलाएगा,
हमारा इस साल का फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर होगा अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक, तो कुछ बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं, कुछ बिजनेस में कैलेंडर ईयर कंसीडर करते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हर साल के 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्रैल पहले आ रहा है, मार्च बाद में आ रहा है, तो ये आगे जाना है, यानी कि फर्दर जाना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से आगे जाना है। जैसे कि अगर हम इस साल की बात करें, जो करेंट ईयर चल रहा है, इसका फाइनेंशियल ईयर निकालना हो तो 1 अप्रैल 2022 लेंगे, क्योंकि 22 चल रहा है। और इससे जब आगे बढ़ेंगे तो जब 31 मार्च आएगा तो यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2023। तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा? 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, ये इस साल का। इसी तरह कोई भी फाइनेंशियल ईयर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थी अकाउंटिंग पीरियड। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए, यानी कि या तो फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर के मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बिजनेसमैन होते हैं फाइनेंशियल ईयर को ही कंसीडर करते हैं, या तो कैलेंडर ईयर। ठीक, तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो बिगिनिंग में कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है और जो एंड में कैपिटल बिजनेस में डिटरमाइन की गई है, उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट या लॉस ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। अगर आप, अब देखिए, ये जो एट द एंड ऑफ द कैपिटल है ना, एट द एंड कैपिटल, एट द एंड, इसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल यानी साल के अंत की कैपिटल। और जो बिगिनिंग में कैपिटल होती है उसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, देन इट विल बी प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग कैपिटल आपकी ज्यादा है, हिंदी में क्लोजिंग कैपिटल को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतिम पूंजी, है ना। और ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी। प्रॉफिट को लॉस। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जस्ट अपोजिट, अगर ओपनिंग कैपिटल इज मोर देन फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक, इतनी बात समझ में? तो इस तरह से प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन एक फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिट इज, प्रॉफिट कंसीडर करने के लिए क्या किया जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, ड्रॉइंग ऐड करेंगे और अगेंस्ट ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, तो ये डिटर्मिनेशन क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। अब इसमें दो नए टर्म आए हैं, एक एडिशनल कैपिटल, एक ड्रॉइंग। एडिशनल कैपिटल सिंपल समझिए कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कुछ अमाउंट कैश या गुड्स से। अब हमें, जब हमारा बिजनेस रन कर रहा है तो हमें साल के बीच में और कैपिटल की जरूरत पड़ी, और पैसा लगाने की जरूरत पड़ी, या किसी तरह का एसेट लगाने की जरूरत पड़ी, रॉ मटेरियल्स लगाने की जरूरत पड़ी, है ना, गुड्स, किसी तरह का गुड्स लगाने की जरूरत पड़ी। तो अगर साल के बीच में, मिडिल ऑफ द ईयर, बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच का टाइम नहीं, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पे बताया आपको, है ना, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कहीं भी अगर हमें कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो जो कैपिटल हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? अतिरिक्त पूंजी जो बिजनेस में लगाई जाएगी। ड्राइंग क्या होता है? जो ओनर होता है, जो मालिक होता है बिजनेस का, वो बिजनेस से किसी भी तरह से कैश, एसेट्स या गुड्स को अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता है, विड्रॉ करता है, तो उसे टेक्निकल फॉर्म में ड्राइंग कहते हैं। यानी कि जो विड्रॉ किया जा रहा है, withdrawn from business by owner for his या her personal use is called drawing. ठीक,
ओनर के थ्रू बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज अगर विड्रॉ की जा रही है तो उसे हम अकाउंटिंग में ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ड्राइंग को हिंदी में कहा जाता है आहरण। तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले के बेस पे हम प्रॉफिट कंसीडर करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग और ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? चलो अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अंकित स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंकित ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद द कैपिटल, वर्ड यूज किया गया विद द कैपिटल। रुपीज दिया है 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए कब लगाए गए? 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि ये कौन सा ईयर होगा? जब स्टार्टिंग बोल रहा है बिजनेस की, राइट? और स्टार्टिंग बिजनेस की कब हो रही है? 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि ये क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर। जो ये अकाउंटिंग पीरियड कौन सा कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक चलेगा। यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2017, ये 2016, राइट? ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। 4 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। ही इन्वेस्टेड फर्दर यानी आगे, अमाउंट इन द बिजनेस बोरोइंग 75,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्त से उधार लिया 75,000 रुपए और उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया एज अ फर्दर अमाउंट। और हमने आपको बताया किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर बीच में या फाइनेंशियल ईयर में कहीं पे भी आप कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं, या कैश की बात हो रही है क्योंकि यहाँ अमाउंट लिखा है, ठीक है? तो ये अमाउंट लिखा है यानी कैश की बात हो रही है, तो ये फर्दर क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? एडिशनल कैपिटल। He withdraw 8,000 per month from his personal expenses during the year. साल के दौरान उसने कितना निकाला? 8,000 रुपए हर महीने, यानी कि कितना पैसा निकाल लिया? ये तो पहले देखिए किस चीज के लिए निकाला है? पर्सनल यूज के लिए, यानी ये बिजनेस में क्या कहलाएगा? ड्राइंग, राइट? बिजनेस में क्या कहलाएगा? ड्राइंग। ड्राइंग कितनी कर रहा है वो? 8,000 रुपए की हर महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 96,000। क्लियर? यानी पूरे साल में उसने कितना पैसा निकाला होगा? 96,000 रुपए उसने निकाले होंगे। ओपनिंग कैपिटल आपको बिजनेस में दी अभी कितनी है? 4 लाख रुपए। क्लोजिंग कैपिटल, उसके अलावा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपके बिजनेस में कितनी है? कितना फ्रेंड से उधार लिया था? 75,000। एडिशनल कैपिटल क्या हो गई? 75,000। आगे बढ़ते हैं। हिज कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड क्या कहलाता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? वॉस 4,50,000 यानी 4,50,000। इतनी बातें क्लियर है? कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस। हमें बिजनेस के लिए प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो अब देखिए पहले तो एक शॉर्ट तरीका किसके लिए? एमसीक्यू के। हमने आपको बताया कि प्रॉफिट या लॉस कैसे कंसीडर करते हैं? कंपेयर करते हैं क्लोजिंग कैपिटल में और ओपनिंग कैपिटल। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। अब क्लोजिंग कैपिटल आपको दिख रही है कितनी है? 4,50,000। अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ओपनिंग कैपिटल 4 लाख रुपए है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट 50,000 रुपए आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत? क्यों गलत? समझिए। हमने बिजनेस स्टार्ट किया
और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो कैपिटल लगाते हैं वो होती है ओपनिंग कैपिटल, यानी कि हम बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल लगाते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दिया है 4 लाख रुपए। अब हमने बिजनेस रन किया, हम आगे चल रहे हैं, है ना, बिजनेस में आगे चल रहे हैं। बिजनेस रन किया, हमने कुछ और पैसा लगाया जो कि एडिशनल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक, एडिशनल कैपिटल कितना उधार लिया था? 75,000। यानी अब बिजनेस में आपके पास कितना पैसा है? हमारे पास बिजनेस में कितना पैसा है? 4,75,000 रुपए। फिर उसी साल में हम आगे चले और हमने ड्राइंग की, यानी कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया तो ऑब्वियसली है ना कि पैसा हमारा कैपिटल जो है बिजनेस से कम हो जाएगा। पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला? 96,000 निकाला, 96,000 ये हमने बिजनेस से निकाला। तो हमारी ये जो कैपिटल थी 4,75,000 की, ये हमारी कैपिटल बिजनेस से कम हो गई होगी। यही दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हम पहुंचे कहाँ? क्लोजिंग कैपिटल। देखिए मतलब ये अब ड्राइंग के अब साल में और कुछ नहीं किया ना, तो कहाँ पहुंच गए? अंत में पहुंच गए। यानी साल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिख रहा है? 3,71,000 रुपए। और आपको कितना दे रहा है क्वेश्चन में? एट द एंड ऑफ द ईयर 4,50,000। 4,50,000 आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है कि साल के अंत में 4,50,000 कैपिटल है। हमने जो कंसीडर किया उसके अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं तो 3,79,000 कैपिटल। यानी कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस कितने का है? 4,50,000, 3,80,000। यानी कि 71,000 रुपए का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 71,000। ये डिफरेंस हमको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, राइट। ये डिफरेंस क्या होगा? ये एक्स्ट्रा पैसा है। ये ही एक्स्ट्रा पैसा क्या है? प्रॉफिट। तो ये सीक्वेंस होता है क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने का। हमें डिफरेंस ही निकालना है ना। हमने आपको ये तो बताया था ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस। तो ओपनिंग कैपिटल ये नहीं है, इस जो पूरे साल में लगाई गई, ये तो ओपनिंग हमने इससे स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें एडिशनल कैपिटल लगाने की वजह से पूरे साल की कैपिटल बढ़ गई। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है? ओवरऑल प्रॉफिट होता है कि हमने बिजनेस में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना पैसा लगाया है वो पैसा बढ़ा है या घटा है। तो हमने टोटल पैसा कितना लगाया था? 4,75,000 और उसमें से 96,000 निकाल लिया था। तो बिजनेस में एक्चुअल में इन्वेस्टेड पैसा कितना है? एक्चुअल में इन्वेस्टेड है 3,79,000, ठीक है, 3,79,000। तो एक्चुअल बिजनेस में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? इतना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बता रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4,00,000 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या कराया? प्रॉफिट। तो एक तो एमसीक्यू ये एमसीक्यू के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। समझ में? तो ये क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का जो ट्रीटमेंट, जो जितना आसान आपको दिखा वैसा नहीं था। एक्चुअल में चीजें समझिए कि कैसे करना है ना। एक्चुअल में है क्या, उस हिसाब से करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरिकल पार्ट में बहुत अंतर होता है। तो ये तो एमसीक्यू का सोल्यूशन हो गया कि हम कैसे कैपिटल को कंसीडर करेंगे। अब एक तो मैंने आपको ऐसे बताया, एक मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था। ये देखिए, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस करनी है, ड्राइंग ऐड करना है, ओपनिंग कैपिटल प्लस करनी है। इस फॉर्मूले से भी हम आपको करके दिखा देंगे बाय फॉर्मूला। प्रॉफिट कहता है क्लोजिंग कैपिटल
में से एडिशनल कैपिटल माइनस कीजिए, ड्रॉइंग को ऐड कीजिए और ओपनिंग कैपिटल को माइनस कीजिए। प्रॉफिट ये कहता है। क्लोजिंग कैपिटल है 4,50,000, एडिशनल कैपिटल है 75,000, ड्रॉइंग हमने की 96,000 और ओपनिंग कैपिटल है 4,00,000। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 71,000। करके देख लीजिए। क्लियर? अगर ये आपका समझ में आपको आ गया हो तो अब हम आपको फॉर्मेट बता दें कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो सॉल्व होता है ये क्या ऐसे सॉल्व होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में इसी तरह से लिख देना है? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे नहीं लिखना है। ये तो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, मतलब कि एमसीक्यू को बेस्ड पे अगर हमारे क्वेश्चन है तो इस तरह से सॉल्व कर देते हैं, या ओरल हमको आंसर बताना है तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन फॉर्मूले से फॉर्मूला लगाकर मतलब इस तरह से अकाउंट में मेंटेन नहीं किया जाता, बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इज आर्ट, सजा धजा के बनाना है, तो ये सजाते धजाते। ये हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। अब हमने आपको बताया प्रॉफिट को कंसीडर करने के लिए क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, राइट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ पे आपको बताया था ना क्या बनाना रहता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें बनाना। इस चीज का फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिजनेस, बिजनेस अफेयर या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी आप लिख सकते हैं, बिजनेस अफेयर भी लिख सकते हैं। इसमें करना क्या, सिंपल सा फॉर्मेट होता है, यूज करिएगा स्केल का, ठीक है। यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, अकाउंटिंग में हमेशा स्केल पेंसिल लेके बैठिएगा। यहाँ लिखना है अमाउंट, ब्रैकेट में लिखना है रुपीज, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो कंट्री करेंसी में, रूलिंग कंट्री करेंसी में किए जाते हैं, तो रुपीज में ही करना। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसी फॉर्मूले को हम प्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट में, और कुछ नहीं करना। इसी फॉर्मूले को हम प्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट में। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या लिखेंगे? क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक में बोल रही हूँ, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस या आप लिख सकते हैं कैपिटल ऑन डेट 31 मार्च 2017, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल थी 4,50,000, अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। इसमें से हमें लेस करना था एडिशनल कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल, कितनी लगाई थी? 75,000 रुपीज। एक दोस्त से उधार लेके हमने एडिशनल कैपिटल लगाई थी। लाइन खींचनी है और इसको सॉल्व करना है। फिर ऐड करना था, क्या चीज ऐड की गई थी? ओके, ड्राइंग। ड्राइंग कितनी की थी? 8,000 रुपए पर मंथ। ये ट्रीटमेंट यहाँ शो करना है। कितना गया? 96,000। फिर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लेस और ऐड हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए प्लस माइनस आपको यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर है? करना है, ऐड करना है।
अब ये जो 4,71,000 है, इसको एक नाम देना है। इसको क्या नाम देना है? एडजस्टेड कैपिटल। एट द एंड। ठीक, अब इसमें हम क्या लेस कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 4,00,000 रुपये, उसको लेस कर देंगे। कितना आएगा? 71,000। ठीक, यहाँ से ये क्लोज, और यहाँ लिखना है प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2016 to 17। ये स्टेटमेंट, और यहाँ से अकाउंट को क्लोज कर दें, मतलब इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दें। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है किसकी? इस तरह के क्वेश्चन की, जो कि हम एक्चुअल लाइफ में बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। चैप्टर आपको मिलेगा इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स। इससे ज़्यादा किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, और कुछ। क्लियर है? यस या नो? ओके, अगर क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर बताइएगा। ये नोट कर लीजिए। देखिए, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज जस्ट अ मिनट। किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ये आप देख सकते हैं, कैपिटल एट द बिगनिंग फॉर द ईयर 8 lakhs। Capital at the end, that means closing capital. छह लाख 20,000, 6,20,000। Drawing during the year, 2,50,000, 2,50,000। Additional capital introduced during the year 30,000, 30,000। Find out profit या loss of the business। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत ही आसान है, सेम। सुमन जी, क्लियर है? सौरभ जी कह रहे हैं मैम पर्सनल
अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव फिर से समझा दीजिए। ओके सौरभ जी। सर जी एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत आ रहा है। आपने आंसर किया 40,500 रुपये, जो कि इनकरेक्ट है। एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिएगा। ओके मैंने यहाँ 1 सेकेंड। ओके ठीक है, आंसर आएगा आपका 40,500, बिकॉज मैंने 30,500 लिखा हुआ है। क्लियर है? हिमांशु अगर क्लास में हो तो सॉल्व करो बेटा। सुमन जी क्लियर है आपको? ओके सुमन क्लियर है, करेक्ट है आपका आंसर। सौरभ जी आपका आंसर क्लियर। हाँ तो क्या बताना है? मैं पर्सनल अकाउंट इन, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बताना है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये रहा आपका रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना मतलब किसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली है कि अकाउंट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अकाउंट, दूसरे वर्ड्स में मैं आपको समझा देती हूँ, कोई भी ऐसा अकाउंट्स जो किसी को रिप्रेजेंट करता है या जिसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगे होते हैं, किसी भी वर्ड यानी किसी भी अकाउंट के आगे, किसी पर्टिकुलर अकाउंट हेड के आगे अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा है तो उसे कहते हैं अकाउंट्स में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो जिसकी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है पेड करने की, लेकिन हमने अभी तक उससे पेड नहीं किया है, वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीफिक्स, ठीक, जैसे आउटस्टैंडिंग क्या कर रहा है भाई तुम? कुछ ये टेक्निकल इशू है, ठीक से लिख नहीं रहा, आप समझ लीजिएगा वॉइस अगर आपको आ रही है तो, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे मान लेते हैं कि हमको सैलरी देनी थी किसी एम्प्लॉय को, है ना, और हमारी सैलरी मतलब एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू हो गई है, लेकिन हमने अभी उसको पेड नहीं किया, ठीक, पेंडिंग है। तो पेंडिंग वर्ड को मतलब जिसे हम रेगुलर लाइफ में पेंडिंग समझते हैं, बकाया जिसे हिंदी में कहते हैं, तो उसे हम अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ चीजें मतलब कोई लाइबिलिटी हमारे ऊपर जनरेट हो गई है, वो लाइबिलिटी हमने अभी पेड नहीं की है, उसको हमने सॉर्ट आउट नहीं किया है, तो वो बिजनेस में क्या हो गया है, लाइबिलिटी हो गई। तो इस लाइबिलिटी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यानी कि सारी लाइबिलिटी नहीं, मतलब कि ऐसा एक्सपेंस या इनकम जो अभी हमने जिसकी अपनी लाइबिलिटी पे नहीं की या जो हमें अभी मिला नहीं है ना। आउट कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा, कुछ भी, या एडवांस, एडवांस यानी कि समय से पहले, सर्विस लेने से पहले हमने सामने वाले को पैसा दे दिया, यानी सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी। अभी उसने कहीं कहीं सैलरी जैसे एडवांस में मिल जाती है ना, जैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाया जाता है, तो जैसे आप कोचिंग पढ़ते हैं तो आप एडवांस में पैसा जमा कर देते हैं, है ना, तो वो क्या है? एडवांस है। आपने सर्विसेज तो ली नहीं, अभी आपने कोर्स पूरा पढ़ा नहीं, अभी आपने चीजें उनकी जो सर्विसेज है उसको गेन नहीं किया, लेकिन आपने क्या कर दिया? उसकी पेमेंट पहले ही कर दी। तो ये
क्या हो गया, ये आपने एडवांस दिया है तो जो सामने वाला बंदा है, यानी जो कोचिंग जहाँ पे आपने पेमेंट की है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एडवांस इनकम हो जाएगी। ठीक, मतलब हमने सर्विस जो है, अगर आपके देखिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। एक व्यक्ति जिसके लिए इनकम है उसके लिए एडवांस इनकम, और एक व्यक्ति जिसके लिए वो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस क्या कहलाएगा, एक्रूड। ठीक, दो इनकम एक्सपेंस इतना समझिए सौरभ जी कि अकाउंट्स में जब कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सफिक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रीफिक्स ही लगता है, लेकिन कहीं कहीं सफिक्स लगा के भी बोल देते हैं। जैसे एक्सपेंसेस को बोल दिया रेट आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड रेंट के बाद आ गया तो सफिक्स हो गया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब एक ही है। एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, है ना, या एडवांस इनकम आपको आपके जो है उसे प्रीपेड कहते हैं, एडवांस को अकाउंट में प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या किस में जाता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाता है। क्लियर है? और कोई डाउट है किसी का? क्लियर है सौरभ जी? ओके, एनी अदर डाउट? ठीक है, फिर अगर आप लोग को डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहाँ पे और करते हैं, और फिर कल इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं तो कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। जैसे कि देखिए इस क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो 11th-12th के भी हैं बेसिक, है ना, और कुछ पीजीटी टीजीटी के भी हैं। तो मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं प्रॉपरली एकेडमिक, वो भी इसे बेनिफिट ले सके, और जो कंपटीशन के लिए कर रहे हैं वो भी बेनिफिट ले सके। कुछ स्टूडेंट हैं मेरे 11th-12th के बैच के जो इसमें भी ज्वाइन है ना, क्योंकि बेसिक चल रहा है तो यहाँ पे उनको क्लियर हो जाता है। तो दोनों तरह से मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। ओके, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास। आपका दिन, अब दिन क्या, अब तो रात हो गई है ना, दिन शुभ ही रहा होगा। फिर मिलते हैं कल 10:30 बजे सेम क्लास में। कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, या आपको ये ही क्लास यूट्यूब पे भी लाइव रहती है, आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स वेंडर के नाम से यूट्यूब चैनल है, या सोशलर एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, दोनों पे क्लास लाइव रहती है। बाकी क्लासेस अगर आपको फिर से देखनी है तो आप रिकॉर्डेड सेक्शन में या स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। यूट्यूब के जो लिंक है वो स्टडी मटेरियल में अपडेट आपको मिलेगा, वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, गुड नाइट, राधे राधे। सर, सौरभ के अलावा सुमन जी हैं और हिमांशु है। क्लियर हिमांशु, कोई रिप्लाई नहीं आया बेटा आपका? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।